नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप एकदम सुरक्षित और स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बिल्कुल जोर शोर से चल रही होगी। तो आज की वीडियो बच्चों उन बच्चों के लिए खास होने वाले जो भी बच्चे 12th क्लास में है और पॉलिटिकल साइंस का वो पेपर देने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम अपने बुक के पहले 2 चैप्टर देखेंगे, ठीक है। और अगर आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखते हो तो मैं आशा करता हूँ कि आपका जो है परीक्षा बहुत अच्छा जाएगा। तो आज की वीडियो में हम जो है शीत युद्ध का दौर, शीत युद्ध वाला चैप्टर और आपका हम सब आज की वीडियो में 2 ध्रुवीयता का अंत, ये हम सब देखेंगे, ठीक है। तो आज मैं आपको बच्चों बता रहा हूँ इन दोनों चैप्टर के जो टॉप 5 क्वेश्चन बनते हैं ना, जो बड़े लेवल पे आपके पेपर में आ सकते हैं, जो ज़्यादा नंबर के मार्क्स के आपके क्वेश्चन होते हैं, तो उसे मैं आपको टॉप 5 क्वेश्चन बताऊंगा। और मैं गारंटी ले रहा हूँ कि अगर इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना बड़ा 8 नंबर का या 6 नंबर का, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि इन्हीं में से आपको वो क्वेश्चन दिखने वाले, ठीक है। और यही नहीं कि मैं आपके लिए अभी जो है लगातार, आपका तो पेपर तो 22 तारीख को है, पर मैं आपको जो है लगातार आपके रोज 2-2 चैप्टर करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके टॉप 5 क्वेश्चन होंगे उनके मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मैं आगे जो भी वीडियो डालूँ तो आपके जो है नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सकें, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि शीत युद्ध के प्रमुख कारण और विश्व राजनीति पर इसके प्रभाव क्या पड़े। तो क्वेश्चन आपका पता है क्या, थोड़ा सा ना लैंग्वेज थोड़ा सा हार्ड आ सकता है, तो उस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन आपका इजी होगा, लेकिन क्या होगा कि अगर लैंग्वेज थोड़ा हार्ड होगा ना तो आपको समझने में दिक्कत होगा और आप समझोगे ये क्या आ गया, लेकिन होता आंसर वही है जो आप याद करके गए थे। और फिर जब आप आंसर की देखते हो तो आपको पता चलता है कि आंसर वही था, लेकिन मैंने क्वेश्चन नहीं समझ पाया, जिस कारण मेरा गलत हो गया, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन जो है शीत युद्ध के प्रमुख कारण, मतलब शीत युद्ध क्यों हुआ और विश्व राजनीति पर इसके प्रभाव। अब शीत युद्ध हुआ तो इसके क्या प्रभाव पड़े विश्व पर, तो उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो पहला हम देखेंगे कारण क्या थे, क्यों युद्ध हुआ शीत युद्ध। तो पहला था वैचारिक टकराव, मतलब कि अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी और सोवियत संघ के नेतृत्व में समाजवादी के बीच में टकराव हुआ था। तो अमेरिका क्या था, वो पूंजीवादी का विचारधारा पर आधारित था, और सोवियत संघ जो था वो पूंजीवादी का विरोध करके समाजवादी पर चलता था। तो समाजवाद और पूंजीवाद के बीच में जो वैचारिक टकराव हुए थे उसी को हम सब शीत युद्ध कहते हैं। इसमें ना कोई युद्ध हुआ था, वैचारिक युद्ध हुआ था, कोई जनहानि इसमें नहीं हुई थी, ना यहाँ पर कोई खून खराबा हुआ था, ठीक है। तो शीत युद्ध क्या था, वैचारिक टकराव का जो हुआ था उसी को हम सब शीत युद्ध कहते हैं। तो पहला कारण यही था, वैचारिक टकराव, मतलब पूंजीवादी और समाजवादी के बीच में टकराव का पहला कारण यही था, इसके कारण शीत युद्ध हुआ, ठीक है। दूसरा है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शक्ति संतुलन। दूसरा विश्व युद्ध संपन्न हुआ जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरे। 2 देश उभरे थे, अमेरिका और सोवियत संघ, जिससे वैश्विक सत्ता संघर्ष हुआ। अब उन्होंने बोला कि मैं बड़ा हूं, उन्होंने बोला मैं बड़ा हूं, इस कारण भी हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध शुरू हुआ था, ठीक है। तीसरा परमाणु हथियारों की दौड़, दोनों पक्षों ने परमाणु शक्ति बढ़ाने की होड़ शुरू की, जिससे तनाव बढ़ा। तीसरा कारण था परमाणु, दोनों के दोनों देश जो है अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए परमाणु हथियार बनाने लग गए, ठीक है। तो इसलिए तीसरा कारण हम परमाणु हथियार के दौड़ को कह सकते हैं। चौथा था प्रॉक्सी युद्ध, जो कोरिया युद्ध, वियतनाम युद्ध, अफगान युद्ध आदि में दोनों महाशक्ति ने अप्रत्यक्ष रूप से संघर्ष किया। दोनों शक्ति ने इन युद्धों में क्या करा, कुछ ना कुछ अपनी भूमिका निभाई थी, तो इस कारण भी प्रॉक्सी युद्ध को इसका कारण माना जाता है, ठीक है। पांचवा था यूरोप का विभाजन, पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना और पश्चिमी यूरोप में पूंजीवादी शासन। क्या हुआ, यूरोप का विभाजन हुआ, जिसमें पूर्वी यूरोप तो सोवियत संघ के पास चला गया, लेकिन पश्चिमी यूरोप जो है वो पूंजीवादी शासन के पास चला गया। तो पांचवा कारण यूरोप का विभाजन तो था, इस कारण शीत युद्ध हुआ। प्रोपेगेंडा और जासूसी, दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रचार और गुप्त अभियान को बढ़ावा दिया। अब उनको पता चला कि वो हमारे खिलाफ गुप्तचर अभियान चला रहा है, वो उसको पता चला ये हमारे खिलाफ गुप्तचर अभियान चला रहा है, जिससे भी क्या हुआ, शीत युद्ध देखने को हमें मिला, ठीक है। अब इसके प्रभाव क्या पड़े, तो विश्व राजनीति पर, मतलब विश्व पर इसके प्रभाव क्या पड़े। पहला गुटबंदी हुआ, दोनों दुनिया 2 गुटों में बट गई, एक अमेरिका समर्पित पश्चिमी गुट और दूसरा सोवियत समर्पित पूर्वी गुट। इसका प्रभाव ये हुआ कि 2 गुटों में बदल गए। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका, अब क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ का उपयोगी शीत युद्ध की प्रतिस्पर्धा में किया गया, जिससे इसकी निष्पक्षता प्रभावित हुई। दूसरा प्रभाव ये हुआ कि संयुक्त राष्ट्र ने इसमें भूमिका निभाई, ठीक है। तीसरा ये हुआ आर्थिक एवं तकनीकी प्रतिस्पर्धा, इसका प्रभाव ये हुआ कि अंतरिक्ष दौड़, स्पेस रेस और सैन्य तकनीक के विकास को गति मिली।
और देशों ने भी इसमें क्या हुआ, ध्यान दिया कि हमें भी जो है अपने देश को आगे बढ़ाना है, जिसमें स्पेस में हो गया, सैन्य तकनीक, इन सब चीज़ों में और देशों ने भी इसका भूमिका निभाई और अपना विकास करना चाहा। ठीक है, तो इसका प्रभाव यही पड़ा। गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय, कई देशों ने किसी भी गुट में शामिल न होने का फैसला लिया। सबसे बड़ा प्रभाव यही था। जैसे भारत हो गया, इसका मुख्य देश माना जाता है गुट निरपेक्ष आंदोलन का। तो ऐसे भी देश थे जिन्होंने ना पश्चिमी गुट अपनाया ना पूर्वी गुट अपनाया, तो वो एक स्वतंत्र गुट के रूप में काम कर रहे थे, जिन्हें हम गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। शीत युद्ध के अंत के बाद एक ध्रुवीय विश्व। अब शीत युद्ध का अंत हुआ, हम जानते हैं 1991 में। सोवियत संघ का विघटन के बाद एकमात्र अमेरिका ही महाशक्ति के रूप में उभरा और वो अभी भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये सभी जो थे इसके प्रभाव थे, इसके शीत युद्ध के कारण और प्रभाव। आशा करता हूँ आप सभी को बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया हो बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार मैं आपके 22 तारीख तक जो है आपके साथ जुड़े रहूँगा। बाकी चैप्टरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी प्रकार के एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। अगर आप ये पूरा, जिन्हों बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियोज़ रहने वाली है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम सब अपने दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है हमारा, गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य और प्रासंगिकता। मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य क्या थे, किन उद्देश्यों से इस आंदोलन यानी कि इस संस्था की स्थापना की गई थी और उसकी प्रासंगिकता क्या थी। अब स्थापना के उद्देश्य देखते हैं पहले। शीत युद्ध से दूरी, ये शीत युद्ध से दूरी चाहते थे। किसी भी सैन्य संगठन, नाटो हो या वारसा हो, में शामिल न होकर स्वतंत्र नीति अपनाना। राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा, ये राष्ट्रीय संप्रभुता मतलब नव स्वतंत्र देशों की संप्रभुता और स्वायत्तता को बनाए रखना चाहते थे। तीसरा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, सभी देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहते थे। मतलब ये सब इनके उद्देश्य थे। ठीक है, अगला है नव उपनिवेशवाद का विरोध। पहला जो मतलब विकासशील देशों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करवाना और किसी भी प्रकार से बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करना इसका उद्देश्य था। आर्थिक एवं सामाजिक विकास, ये चाहते थे कि विकासशील देशों की आर्थिक समृद्धि और आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब इसकी स्थापना के उद्देश्य थे। अब प्रासंगिकता देखते हैं इसके। बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था, आज के वैश्विक राजनीति में एक ध्रुवीयता का मुकाबला करने के लिए नाम की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। इसकी जरूरत क्या थी, मतलब ये बताया जा रहा है यहाँ पर। वैश्विक शांति लाने के लिए, आर्थिक सहयोग करने के लिए, समानता और न्याय स्थापित करने के लिए और नव उपनिवेशवाद का विरोध करने के लिए ही इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आशा करता हूँ आप जो है इसको बिल्कुल अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम देखते हैं सोवियत संघ के विघटन के कारण और इसके वैश्विक प्रभाव। मतलब सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, क्या कारण थे और इसके विश्व पर क्या प्रभाव पड़े। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन था, इससे तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि अगर ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन नहीं आए, इसमें से 6-8 वाले नहीं आए, तो इसमें से मैं ये ले रहा हूँ कि 2-3 नंबर में तो पक्का आएगा ही आएगा। ये आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन में से रिलेटेड क्वेश्चन में आपके ये हो सकता है कि गुट निरपेक्ष क्या था, ये सब चीज़ें आपके लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके उद्देश्य भी सीधा पूछ सकते हैं कि सिर्फ उद्देश्य बताइए, है ना। उसके बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन की क्यों जरूरत पड़ी, तो ये सब क्वेश्चन आपका इससे बन सकता है। ठीक है, अब चलते हैं हम सब अपने तीसरे प्रश्न पर। सोवियत संघ का विघटन के कारण और उसके विश्व पर क्या प्रभाव पड़े। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो प्रमुख गुटों में विभाजित हो गया था। अमेरिका नेतृत्व पूंजीवादी देश और सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के नेतृत्व में साम्यवादी देश। यह शीत युद्ध की स्थिति थी जिसमें दोनों महाशक्तियों के बीच वैचारिक, सैन्य और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुई और फिर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, जिससे दो ध्रुवीयता समाप्त हुई और अमेरिका जो है एक ध्रुवीय विश्व को चलाने लग गया। ठीक है, तो ये सब अब हम देखते हैं इसके विघटन के प्रमुख कारण। सोवियत संघ के विघटन का प्रमुख कारण पहला जो था वो आर्थिक संकट था। पहला क्या था, आर्थिक संकट। सोवियत अर्थव्यवस्था केंद्रीयकृत योजना पर आधारित धीरे धीरे अक्षम हुई। अब क्या हुआ, अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ गया और वस्तुओं की भारी कमी होगी, उत्पादन जो है धीमी गति से होने लग गया। तो इस कारण जो है पहला विघटन हुआ। दूसरा, राजनीतिक अस्थिरता सुधार प्रयास। क्या हुए कि मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा शुरू किए गए सुधार समाज और शासन में परिवर्तन लाने में असफल रहा। इन सुधारों से जनता को अधिक स्वतंत्रता मिली, जिससे असंतोष और अलगाववाद बढ़ गया। तो दूसरा कारण था राजनीतिक में उथल पुथल कह सकते हो आप, है ना, और सुधार के जो प्रयास किए गए थे उसका उल्टा प्रभाव पड़ गया था। ठीक है, तीसरा था जातीय और क्षेत्रीय संघर्ष। सोवियत संघ में विभिन्न जातीय संस्कृति समूहों के बीच में स्वतंत्रता की मांग करने लगे। ठीक है, जैसे बाल्टिक देशों में लिथुआनिया, लताविया और एस्टोनिया, अन्य गणराज्यों में अलगाववाद की भावना तेज हो गई। तो इनके बीच में जो है ना अपने देशों में जो है संघर्ष देखने को मिला, जातों के बीच में संघर्ष देखने को मिला। तो ये भी कारण माना जाता है सोवियत संघ के विघटन का। ठीक है, चौथा है बाहरी दबाव और अमेरिका की नीति। अमेरिका क्या कर रहा था कि इन देशों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, उन देशों पर, छोटे छोटे जो देश थे सोवियत संघ के, उन पर दबाव डाल रहा था, जिस कारण भी इसका विघटन माना जाता है। रोनाल्ड
रिगन की स्टार वॉर्स योजना आता है पेपर में। हथियारों की दौड़ ने सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति और कमजोर कर दी गई थी। मतलब इनका योजना ये था कि हथियारों की दौड़ के कारण क्या हुआ कि सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति क्या हुआ, सारा पैसा जो है ना सोवियत संघ वो हथियारों पर लगाने लग गए थे। इससे क्या हुआ, उनकी आर्थिक स्थिति, खान पान है ना, रहन सहन पर, इन सब चीज़ों पर असर पड़ा और सोवियत संघ का विघटन हुआ था। ठीक है। बर्लिन दीवार का गिरना, ये क्वेश्चन आपका बर्लिन दीवार से रिलेटेड भी एक तरफा मतलब 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि बर्लिन दीवार क्या था, कब गिराया गया। तो बर्लिन दीवार जो है 1989 में गिरा था। पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन कमजोर हो रहा था और जर्मनी का पुनः एकीकरण पूर्वी यूरोपीय देशों में लोकतंत्र की ओर बढ़ती लहर ने सोवियत संघ के पतन को तेज किया। तो बर्लिन की दीवार का गिरना भी इसका कारण माना जाता है। ठीक है। अब इसके विश्व पर प्रभाव क्या पड़े। पहला प्रभाव, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था चालू हुई। अमेरिका का प्रभाव पूरा दिखने को मिल रहा था। पूर्व सोवियत गणराज्यों की स्वतंत्रता। अब क्या हुआ, सोवियत संघ के विघटन से 15 नए देश स्वतंत्र हुए, जिसमें रूस, यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि शामिल थे। ये देश अपनी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए संघर्षरत रहे थे। तो पूर्व सोवियत गणराज्यों की स्थापना मतलब पहले जो सोवियत संघ था उससे नए देश बने और उन्होंने अपनी स्थापना करना चालू कर दिया। ठीक है। शीत युद्ध की समाप्ति और सैन्य परिवर्तन हुआ। तीसरा प्रभाव ये पड़ा कि शीत युद्ध समाप्त हो गया। अब इससे क्या हुआ, सैन्य परिवर्तन ने सैन्य उपस्थिति बनाई रखी, हथियारों की होड़ में कमी आई और अमेरिका ने अपनी सैन्य उपस्थिति बनाई रखी। रूस ने अपना परमाणु शस्त्रागार संभाला लेकिन उसकी सैन्य शक्ति कमजोर हुई। तो ये प्रभाव पड़ा था। वैश्विक अर्थव्यवस्था और पूंजीवाद का विस्तार हुआ। इससे क्या हुआ, वैश्विक अर्थव्यवस्था और पूंजीवाद का विस्तार हुआ। विश्व जो है अब एक दूसरे देशों से जुड़ने लगे, पूंजीवाद विचारधारा पूरे विश्व में फैलने लगी। पांचवा, रूस का पुनः उभरना और क्षेत्रीय संघर्ष। सोवियत संघ जब खत्म हुआ तो उसकी सारी जो उत्तराधिकारी व्यवस्था थी वो रूस को दे दी गई थी। इससे क्या हुआ, वो अपने आप को विकास किया उसने और क्षेत्रीय संघर्ष से उसने छुटकारा पाया। रूस ने 2000 के दशक में खुद को फिर से वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया। यूक्रेन संकट 2014, जॉर्जिया युद्ध 2008 जैसी घटनाएं बताई कि रूस अपने प्रभाव क्षेत्र को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। अब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि रूस का पुनः उभरा वो अपने आप को दोबारा से स्थापित करने लगा और जो कुछ देशों के बीच में क्षेत्रीय संघर्ष मिल रहे थे उसे भी वो खत्म कर रहा था। ठीक है। तो ये सभी जो थे सोवियत संघ के विघटन के कारण और उसके वैश्विक प्रभाव क्या पड़े। आशा करता हूँ आप जो बिल्कुल अच्छे से इसको समझ गए होंगे। ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम सब अपने आखिरी प्रश्न पर। पूर्व सोवियत गणराज्यों के सामने आने वाली चुनौतियाँ। अब सोवियत संघ का जो विघटन हुआ तो जो नए देश बने थे रूस, यूक्रेन, बेलारूस जो हमने नाम पढ़ा था, तो उनके समक्ष क्या क्या चुनौतियाँ थी। पहला था राजनीतिक अस्थिरता। उन देशों में भी राजनीतिक सही प्रक्रिया के रूप में नहीं चल रही थी। ठीक है। तो उनके बीच में भी अस्थिरता थी, तो उसे बनाए रखना पहली चुनौती थी कि कई नए देशों में लोकतंत्र स्थापना करना कठिन रहा। बेलारूस, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान में निरंकुश शासन देखने को मिला। आज़ादी के बाद भी जब ये अलग हो गए तब भी इनके यहाँ पर निरंकुश शासन ही देखने को मिल रहा था। ठीक है। दूसरी थी आर्थिक चुनौती। अब हम जानते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती उनके पास आर्थिक थी। ठीक है। अधिकांश गणराज्यों को सोवियत संघ से आर्थिक स्थिति के सुधारने के लिए सहायता मिलती थी, लेकिन जब वो समाप्त हुआ तो उन्हें रूस और अन्य देशों के साथ व्यापारिक संतुलन बनाना कठिन हो गया। ठीक है। तीसरा था जातीय और क्षेत्रीय संघर्ष। जातों के बीच में, क्षेत्रों के बीच में अपने में जो विवाद था उनको खत्म करना उनके लिए सबसे बड़ा चुनौती था। रूस और यूक्रेन संघर्ष ने क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाल दिया। अभी भी हम देखते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में संघर्ष चल रहा है। ठीक है। रूस और पश्चिमी देशों के बीच संतुलन। चौथी चुनौती थी कि रूस और जो पश्चिमी देश थे उनके बीच में क्या करें, अपनी अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए क्या है, संतुलन बनाना पड़ेगा। ठीक है। पांचवा था सुरक्षा और आतंकवाद। सबसे बड़ा मुद्दा था कि सुरक्षा कैसे किया जाए अपने देशों का और आतंकवादी विचारधारा से कैसे बचा जाए। ठीक है। मध्य एशियाई गणराज्यों उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान को इस्लामी आतंकवाद और उग्रवाद से खतरा बढ़ा। अफगानिस्तान से सटे देशों में कट्टरपंथी गुटों का प्रभाव बढ़ा। तो ये सब इसके समक्ष चुनौतियां थी। ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण। छठा चुनौती ये था कि ऊर्जा के क्षेत्र में किस प्रकार से कार्य किया जाए और प्राकृतिक संसाधनों पर किस प्रकार से नियंत्रण किया जाए, कैसे बचाया जाए। तो ये सब चीज़ें उनके पास चुनौतियां थी। कजाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों के पास तेल और गैस के बड़े भंडार थे, लेकिन रूस ने उन पर प्रभाव बनाए रखने की कोशिश की। पाइपलाइन और ऊर्जा संसाधनों को लेकर कई विवाद हुए। तो ये सब चीज़ें जो थी चुनौतियाँ थी किनके समक्ष, पूर्व सोवियत गणराज्यों को, मतलब जो गणराज्य से अलग हो गए थे उनके समक्ष इन चीज़ों पर चुनौतियां देखने को मिल रही। ठीक है। तो यही थे आपके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपके दोनों चैप्टर से जो भी बड़े क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। इसी प्रकार से हम आपके लिए जो है आगे भी आपके बाकी चैप्टरों की वीडियो लाएंगे और 22 तारीख तक हम आपके लिए जो लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।